मैं आज आप लोग के लिए एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ के एक प्रश्न वाली वास्तविक संख्याएं आप सबके बीच में लेकर आया हूं, जो इस साल 2022-23 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब ये। और ये क्वेश्चन देख लेंगे, मात्र 6 प्रश्न है जो कि पूरे वास्तविक से निकाला हो, और मैं ऐसे पैटर्न इसका बनाया हूं जो कि इसके तहत बोर्ड में ही क्वेश्चन आता है। अब ये आ जाए चाहे इसके जैसा कोई प्रश्न आ जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे भाई बंधुओं, मेरे प्रिय छात्रों जो इस साल मैट्रिक की तैयारी करने वाले हैं, आप इसे नहीं छोड़ेंगे। यदि आप देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ये कमज़ोर होता है तो इस 5 के अलावा और क्वेश्चन तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे, और आप लोग को यदि वीडियो पसंद लगेगा ना तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्द ही पहुंच जाएगा। तो मैं टाइम को विलम्ब नहीं करते हुए मैं आपके लिए वीडियो की ओर चलता हूं। तो जिसमें देखेंगे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि 296 और 576 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे एचसीएफ बोला है, तो एचसीएफ एक नॉर्मल तरीका से बनाया जाता है, और इसमें एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के कथन आता है, उस कथन के माध्यम से बनाना है। जो बचपन में आप लोग इसे जानते हैं, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष, वही आधारित से मैथ बनाया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि 296 और 576 में बड़ा कौन है, तो 576 बड़ा है तो उसको हम ए मान लूँगा 576, और इसमें बी जो है 296 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे ए जो है बी से बड़ा है, यानी ए में बी से भाग देंगे तो भागफल की तथा शेष पर आर प्राप्त होता है, यानी यूक्लिड विभाजन यहाँ कथन लगेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से बताना है। तो देखेंगे यहाँ पर ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ एक कंडीशन लागू होता है 0 से बड़ा या बराबर आर होना चाहिए, इससे बड़ा बी होना चाहिए। ठीक है ना, 0 से बड़ा या बराबर आर से बड़ा बी होना चाहिए। अब यहाँ कहने मतलब कि ये आपका वैल्यू होना चाहिए, और एचसीएफ तभी प्राप्त होगा जब शेषफल का मान 0 आएगा। देखेंगे आर का मान या तो 0 के बराबर होना चाहिए, नहीं तो 0 से बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं हो सकता है, और इससे बड़ा हमेशा बी का मान, अगर छोटा होता है तो भाग नहीं लग सकता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर सिचुएशन देख सकते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि ए का मान कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। ठीक है ना, और बी का मान 296 हो जाएगा। अब इसे हम भाग करूँगा तो देखेंगे 576 है, यहाँ 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी एकदम 2 मरतबे लग जाएगा। और देखेंगे इस तरह से हम 2 से गुना करूंगा तो 6 दूना 12 आएगा, 9 दूना 18 19 के 6 दूना 12 2, 9 दूना 18 19 के 9, हम 2 4 1 5, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। आप एक मरतबे लगाएंगे, ऐसे रफ कर करके बना सकते हैं। एक मरतबे लगाएंगे तो आराम से घटा दिए, 6 में से 6 घटेगा 0 आएगा, 17 से 9 घटेगा 8 आएगा, 4 में से 2 घटेगा 2 आएगा, यानी शेषफल हमारा 0 नहीं मिला। ये रूल है आपका बनाने का। अब यहाँ पर आएंगे 296 लिख देंगे तो यहाँ 280 हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, इस तरह से। अब यहाँ देखेंगे ये भी एक मरतबे लगेगा तो ये करेंगे, अब घटा सकते हैं। 6 में से 0 6 आएगा, 2 बार आता है तो 2 बार गुना करके घटाते इसमें से। ठीक है ना, और यहाँ से देखें 9 में से 8 घटेगा तो 1 आएगा, और ये यही हो गया। यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया, यानी 16 ही शेषफल आ रहा है। फिर यहाँ पर 280 करेंगे, यहाँ पर 16 करूँगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर लगेगा 16 को इसमें डिवाइड करेंगे तो देख सकते हैं 280 को 16 से डिवाइड कीजिए, 16 कम 16 होगा, 8 6 2 आएगा, और ये 2 में से 1 घटेगा, यहाँ 0 रहेगा, 16 7 112 हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं 8 आएगा, यानी 17 बार में आ रहा है। यहाँ पर 8 आया, नॉट इक्वल टू 0, आर का मान 0 के बराबर नहीं मिला। फिर अगले स्टेप में जाऊँगा तो 16। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ कि ये चीज़ यहाँ की चीज़ यहाँ आ सकता है, यहाँ का चीज़ यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, इस तरह से आप कर सकते हैं। और यहाँ 16 लिखूँगा, अब ये वाला 8 जो है ना यहाँ पर आएगा, 8 गुना 16, यानी आर बराबर यहाँ 8 गुना 16 यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आर का मान 0 मिल गया, यानी आर बराबर 0 हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं इसका एचसीएफ जो होता है, किसका एचसीएफ है तो 576
और 296 का HCF कितना होगा, ये वाला आपका आंसर होगा। जब ये आपका सेल्सफल 0 जब मिलता है तो उसका भागफल जो होता है ना, सॉरी जिससे हम भाग देते हैं, तो 8 से हम भाग दें तो ये 8 आपका क्या होगा, मस हो जाएगा। तो ये था यूक्लिड। इस तरह से अगर बाई चांस आपको ये सजाने नहीं आ रहा है तो आप बेहिचक क्या कर सकते हैं, 576 को आप 296 से ऐसे भाग दे दीजिए और यहाँ एक मरतबा बनाएंगे तो 296 रहेगा। ये 0 हो जाएगा, 17 में से 9 घटेगा 8 आएगा और ये 4 में से 2 घटेगा 2 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है ना एक 280 होगा, यहाँ पर 296 में एकदम एक मरतबे हम भाग लगा सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा 16। अब यहाँ 280 हो जाएगा, 17 बार में आ जाएगा, जो कि हमने कहा था 17 बार में कितना आएगा। तो यहाँ भागफल दिए थे ना, तो यहाँ पर शेषफल आप देखिए 16 को 17 में करते हैं, 112 के 2 होता है, हाथ में 11 और 16 एकम 16 और 11 जोड़ दीजिए, 6 1 7 1 2 यानी 272 आएगा। 272 को इसमें घटा दीजिए तो 8 आएगा, 8 गुना 16। अब देखिए इसको सजाना है तो इतना आप तो लीजिए और 576 यहाँ लिख दीजिए बराबर 296 गुना 1 और यहाँ पर एक्सेसफल आ जाएगा। फिर इसको ऐसे तो लीजिए, फिर 296 यहाँ आ जाएगा और आराम से 280 गुना 1 कर लीजिएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं सिचुएशन कैसे जा रहा है, इसी तरह से आप HCF निकाल सकते हैं गोल्डन, ठीक है ना। और ये तरीका आप लोग बनाइए, इस तरीके से दूसरा मैथ बनाइए, तीसरा मैथ बनाइए, ट्राई कीजिए, तब जाके आपका मैथ में सुधार होगा। तो ये कैसा लग रहा है, इस तरह से अगला क्वेश्चन 2 नंबर हम देखेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अब देखेंगे 2 नंबर सवाल क्या कर रहा है, बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की +1 या 6 की +3 या 6 की +5 के रूप का होता है, एकदम होता है। इसके लिए हमको मानना पड़ेगा। देखेंगे यहाँ लिखेंगे 2 नंबर सवाल बना रहा हूं, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना, जहां एक कोई मैंने धनात्मक ले लिया। अब यहाँ देखेंगे एक चीज को, ये 6 से जो है ना 6 की लिखा हुआ है, 6 से हमें उस संख्या में भाग देना होगा। जब एक कोई धनात्मक पूर्णांक हो गया तो हम ए में 6 से आराम से भाग देख सकते हैं। तो लिखेंगे 6 में ए से, और यहाँ लिख सकते हैं एक कोष्ठ में कि ए जो है ना वो 6 से बड़ा है, बड़ा होगा तब ना भाग लगेगा, इसलिए 6 में ए से भाग देने पर भागफल जो है ना, भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है, शेषफल R प्राप्त होता है, ये आप देख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं यहाँ यूक्लिड की धारणा लग गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये आगे यहाँ पे क्या लेकर A बराबर BQ + R, जहाँ लिख सकता हूँ 0 से बड़ा बराबर R से बड़ा B, और यहाँ A बराबर B की जगह 6 आया क्योंकि 6 से हम भाग दिए, यानी 6 की +R आया, जहाँ हम बोल सकते हैं कि R का मान जो है ना 0 1 2 3 4 5 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हम बोले हैं यहाँ पे ना कि R जो है ना यहाँ शेषफल वो B से जो भाग देते हैं उससे R से बड़ा रहना चाहिए, छोटा नहीं जाना चाहिए। अब देखेंगे यहाँ हमेशा सब बड़ा ही रहेगा ना। अब कहने मतलब इससे ज़्यादा जाऊँगा तो फिर मेरा क्या होगा, शेषफल रिमाइंडर की जगह पर अगर हमारा मतलब 6 आ जाएगा तो 6 जो है ना वो क्या हो जाएगा, R से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमेशा क्या होना चाहिए, हमारा यहाँ R का मान जो है ना ये B का मान जो है ना R से हमेशा बढ़ाना चाहिए, यानी संभवतः हमारा 6 तक जा सकता है। 6 से ज़्यादा जाएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 तो देवे किया, 6 से ज़्यादा नहीं जा सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं A बराबर क्या होगा 6 की +1, अब देखिए R की जगह एक बार 0 लगेंगे तो 6 की प्लस यहाँ लिख सकते हैं जब, तो A बराबर क्या होगा 6 + 0 यानी 6 की लिख दिए। तो देखिए हाँ यहाँ 6 Q जब हमने लिखा तो 6 क्या है, सम संख्या। Q एक पहले ही बोला कि Q जो है ना इसमें कोई मिस्टेक हो गया, छूट गया, यहाँ पर लिखा है कि Q एक पूर्णांक संख्या है, इसमें लिखा जाता है। इस क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि Q एक पूर्णांक है या Q एक पूर्णांक है, तो 6 एक सम संख्या है, यानी हम कह सकते हैं एक सम पूर्णांक को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, सम पूर्णांक को। उसी तरह देखिए अब A की जगह A बराबर 6 की और R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अब 1 लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं कि 6 की प्लस में क्या है, एक सम पूर्णांक क्या दिखाया गया, सम पूर्णांक, ठीक है। और यहाँ पर
एक आया है, तो अब एक कौन संख्या, विषम संख्या हो जाएगा। तो सम पूर्णांक में एक जोड़ते हैं तो कौन संख्या मिलता है, विषम पूर्णांक मिलता है, विषम पूर्णांक। तो आप देख सकते हैं 6 की +1 बोला गया ना, विषम पूर्णांक रूप का होता है, तो एकदम विषम पूर्णांक आ रहा है। इस तरह से आप 5 बचा सकेंगे, 6 की +2। अब यहाँ देख सकते हैं ये 6 की जो है सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक, ये तो प्रत्येक में चलेगा, और बाकी ये 2 जो है सम पूर्णांक है, तो यानी सम और सम जोड़ने पर क्या होता है, सम पूर्णांक होता है। सम को सम में जोड़ने पर सम पूर्णांक होता है। फिर a बराबर 6 की +3 लेकर चलेंगे, तो यहाँ भी देखेंगे सम पूर्णांक है, और यहाँ पर 3 जो है ना मेरा, ये विषम पूर्णांक हो जाता है। तो सम और विषम मिलकर विषम पूर्णांक होता है। इस तरह से इसको बनाना सहज है, बाकी और भी तरीका से बनाया जा सकता है। 6 की +4 लेंगे तो यहाँ सम पूर्णांक ये आएगा, क्योंकि ऊपर दिया हुआ है, और फिर 4 जो है ये हमारा सम है, तो सम मिलकर सम पूर्णांक आएगा। ये बहुत ईजी तरीका है, बाकी और भी तरीका से बना सकते हैं। फिर a बराबर 6 की +5 लेंगे तो सम पूर्णांक आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर 5 जो है विषम पूर्णांक बना देगा, क्योंकि 5 विषम है, तो सम प्लस विषम मिलकर विषम ही बनाता है। कोई भी सम संख्या को विषम में जोड़ने पर क्या होता है, विषम पूर्णांक होता है। अतः हम कह सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला विषम है, ये वाला, तो बोला ही है ना कि 6 की +1 या 6 की +3 या 6 की +5 विषम पूर्णांक के रूप का होता है, विषम पूर्णांक के रूप का होता है। देखिए आप लोग इस तरह से अगर बनाते हैं तो टाइम कम लगेगा और आसान तरीका से बन जाएगा। हालांकि इसके और भी तरीका है बनाने के लिए, लेकिन मुझे यही तरीका सटीक लगा है तो मैं यही बनाया हूँ। बाकी आपका क्या ख्याल लगता है इसमें? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं फिर से इसकी दूसरी तरीका से बना सकता हूँ, तो जरूर हमको बताइए, कमेंट में हम बता देंगे, ठीक है ना। लेकिन ये तरीका सबसे सिंपल है, सो सिंपल। और इस तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n का अंक जो है, तो मैं 6 की घात n है, वो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर एक समझना होगा कि 0 पर कोई संख्या तब समाप्त हो सकती है जो अंकगणितीय आधारभूत परिमेय के अनुसार उसका अभाज्य गुणनखंड जो होता है ना, n एक प्राकृतिक संख्या है, उसका गुणनखंड 10 का गुणज होना चाहिए। अगर वो 10 के गुणज में आता है ना, तो वो संख्या जो होता है 6n के रूप में समाप्त हो सकता है। तो यहाँ देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए 6n के रूप की संख्या, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या बोल दिया है, तो प्राकृतिक संख्या को 1 पहले रखेंगे तो 6 आएगा, तो इसका 2 3 गुणनखंड आएगा। जबकि हमें इसे तोड़ने पर 2 और 5 आना चाहिए, तो यहाँ 5 नहीं है, 2 3 आ रहा है, तो क्या 10 के गुणज पर समाप्त होने वाला है? नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी 2 और ट्राई करता हूँ, 2 रखता हूँ, तो 6 गुना 6 आएगा, तो 2 3 इसका होगा, फिर 2 3 इसका होगा। मैं देख सकता हूँ कि इस तरह से 2 3 बार मैं कर रहा हूँ, लेकिन बार बार 2 3 का ही गुणनखंड आ रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है ना। अतः 6n के रूप की कोई भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए 10 का गुणज होना चाहिए, ठीक है ना। अतः हम का गुणज होना चाहिए, बस इतना ही लिख सकते हैं, तब जाके 0 पर संख्या समाप्त होगा। लेकिन ऐसा तो इसमें है नहीं, तो यहाँ ध्यान देना है, आपका मेन जो है यही स्टेप है, याद रखिएगा, इसी को समझाना है। देख सकते हैं 6n के रूप की कोई भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगर वो होना चाहता है तो 10 का गुणा हो जाएगा, अर्थात 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए, जो अंकगणितीय आधारभूत परिमेय में ये दर्शाया गया है। तो ये चीज़ तो यहाँ पर है नहीं, इसीलिए आपको इतना ही लिखना है। बहुत सटीक हुआ, एग्जाम में 2 नंबर का आता है, एकदम सटीक तरीका से जवाब आपको बताया गया है। इस तरह से इस पर और भी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, ज़बरदस्त तरीके से बन जाएगा। तो कैसा लग रहा है वीडियो? अगर अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कर देना भाई। चलो आगे देखता हूँ 4था नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ देखेंगे 4था नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15, 21 का HCF LCM ज्ञात करें। ये नॉर्मल तरीका से पूछा गया अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि वैसी संख्या
जो एक और अपनी संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। वही तरीका से इसका मसा और लसा बताना है। तो देखेंगे ये एग्जाम में टॉप सवाल है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है, तो इस पर तो खास विशेष ध्यान देना होगा। तो देखेंगे यहाँ पर 12 जिसको गुणाखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 होगा, सॉरी 2 गुना 2 गुना 3 होगा, 2 4 12। अब देखेंगे यहाँ पे 15 के लिए आइए, तो 15 के लिए 3 5 15, सब अभाज्य खंड है। देखिए एक और अपनी संख्या से विभाजन वाला संख्या है सब। 21 के लिए ये तो 3 गुना 7 हो जाएगा। अब इसका एचसीएफ निकालना है किसका, 12 और 15 का। तो देख सकते हैं यहाँ पर एचसीएफ वही हो सकता है जो तीनों में कॉमन सेम होना चाहिए। यहाँ देखिए तीनों में 3 मिल रहा है तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम की बात हो रही है, एलसीएम का 12 और 15, एक इसमें मिस्टेक हो गया, 21 का भी है, यहाँ 21 में लिख दे रहा हूँ। अब देख सकते हैं एलसीएम के लिए क्या होता है कि 2 3 5 7 का गुणनखंड है, तो अधिकतम 2 कितनी बार है, तीनों में देख सकते हैं किस में है, तो 2 में तो है ही नहीं, यहाँ पर 2 बार तो 2 को 2 दे दीजिए। और देखेंगे इसमें 3 अधिकतम किस लाइन में सबसे ज़्यादा है, तो तीनों में एक एक बार तो एक को कोई लिखाएगा। आप देख सकते हो अधिकतम 5 किस लाइन में ज़्यादा है, तो सेकंड वाला लाइन में 5 एक गो है तो वहीं 5 लिखाएगा। 7 किस लाइन में ज़्यादा है, तो थर्ड वाला लाइन में एक गो है 7 एक लिखाएगा। अब गुना कर लीजिए, 2 4 12 25 60 7 6 42 420 इसका लसा हो गया। तो देख सकते हैं कितना इसी तरीके से बनाया गया लसा और मसा को। तो इस तरह से आप ट्राई आगे के लिए भी अपना कर सकते हैं। इस तरह से और भी 2 क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, बना सकते हैं। तो ये रिवाइज करने का तरीका इस तरह से होना चाहिए आपके लिए भी। अगर ऐसा करते हैं तो ज़बरदस्त बनेगा। और बाकी नहीं आता तो कमेंट कर सकते हैं कि इसकी सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, तो उस पर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा कैसे लगेगा। तो अगला क्वेश्चन 5वां नंबर देखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसे तर्क लेकर चलना चाहिए जो कि वो लास्ट में इसका आंसर वहीं आना चाहिए, और इसका विरुद्ध होता है तो कहीं ना कहीं हम गलत तरीके से मैथ को सोल्यूशन किया हो तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, इस तरह से सोचना है। तो 3 + 2 को हम क्या करते हैं, अपरिमेय संख्या लेकर मान परिमेय संख्या लेकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि माना हूं मैं। जब यहाँ माने हैं तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पी क्यू एक पूर्णांक लेता हूँ, पी क्यू एक पूर्णांक है, क्यू नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर पी और क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं लिया गया। वो चीज़ इस तरह दर्शा भी सकते हैं, नहीं भी दर्शा सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हमने परिमेय संख्या मान लिया तो हम इसको आराम से बाटा में कर सकता हूँ p/q। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि 3 प्लस में वहाँ बराबर के बाद में जाएगा तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना। अब देख सकते हैं ये 2 गुना में है तो ये बराबर के बाद में जाता है तो ये आपका साइड चेंज कर लेता है ना। देखिए p/2 क्यों हो जाएगा, फिर यहाँ 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम कुछ समझाना चाहता हूँ। देखेंगे ये p/2 और -3/2 परिमेय संख्या दिख रहा है, तो लिखेंगे p/2 और 3/2 एक परिमेय संख्या है। आप बाटा को ही परिमेय संख्या कहते हैं या भिन्न संख्या कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद इनका अंतर भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि घटाने के बाद भी कोई भी संख्या आएगा तो परिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि p और q पूर्णांक लिए हैं। अब देखिए अगला स्टेप, √5 जो है, √5 भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ऊपर हम माने हैं, जो कि यही फॉल्स हो गया, जो कि ये गलत है। ठीक है ना। अतः यह 3 + 2√5 को गणितीय आधारभूत परिमेय के अनुसार मान्यता के विरोधाभास है। यह विरोधाभास है क्योंकि 3 + 2√5
एक अपरिमेय संख्या है। हालांकि लिखने का और भी तरीका हो सकता है, लेकिन ये मैंने सटीक लिखा हूँ जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। आप प्रयास कर सकते हैं, इसको अच्छे ढंग से अपने तरीका से भी लिख सकते हैं। यहाँ देखेंगे मेन चीज़ है आपका ये अंगगणितीय आधारभूत परिमेय, क्योंकि ये चैप्टर यही सॉल्यूशन कराता है। देखिए ये √5 एक परिमेय संख्या यहाँ मानने के हिसाब से, लेकिन हम सब कोई जानते हैं कि ये गलत है, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम 3 + 2 √5 को अंगगणितीय आधारभूत परिमेय के अनुसार ये मान्यता की विरुद्धाभास कर देता हूँ, मान्यता की विरुद्धाभास, क्योंकि हमने माना है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या ही आना चाहिए ना, तो अपरिमेय संख्या क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है ना? तो कैसा लग रहा है? इस तरह से अगला क्वेश्चन, एक 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे ये 6ठा नंबर एग्जाम बना देता हूँ, देखेंगे। ये बोला 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत? अशांत एक आवर्ती आता है, इसमें आवर्ती बोलना चाहिए, आवर्ती। अब देखना ये कैसे पता चलेगा, तो 17/8 लिखेंगे और 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 के घात 3 बनाएगा। तो यहाँ 5 के घात नहीं है तो 5 के घात 0 देंगे। और देखेंगे यदि आप कोई संख्या भिन्न में हो और उसके हर का यदि आप गुणनखंड तोड़ रहे हैं तो ओनली फॉर अगर 2 आता है तो आप 5 के घात 0 दे सकते हैं। अगर 5 आता है गुणनखंड तोड़ने पर तो 2 के घात 0 दे सकते हैं। अगर 2 और 5 दोनों आता है तो बहुत अच्छा बात है। तो हर में अगर 2 और 5 रहता है तो वह शांत होता है। अगर उनमें से 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या हो जाएगा तो अशांत आवर्ती में चला जाएगा। तो यहाँ तो बहुत ईजी हो गया कि 2 के घात 3 है तो 5 के घात नहीं है तो उसको 0 बना सकते हैं। और तब लिख सकते हैं जो कि q बराबर 2 के घात m × 5 के घात n के रूप का है, के रूप का है। अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो इस तरह का और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग फुल सपोर्ट दीजिए। मैं इस तरह का हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेकर आऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सबको वीडियो आज का कैसा लग रहा है? यदि मस्त लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को जल्द पहुंच जाएगा। मैं यही कहते हुए विदा लूँगा। जय हिंद, जय भारत।